वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी वसीम एक नए वीडियो के साथ हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 2 या 3 दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, फ्यूल्स इन आवर डेली लाइफ। मैंने बताया था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी या पाइप नेचुरल गैस जो कुकिंग गैस के लिए घरों में काम में ली जाती है या वाहनों में, चाहे प्रतिशत 2% से कम ही था, सीएनजी वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही सीएनजी या पीएनजी जब हम इंपोर्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में इंपोर्ट करते हैं, जिसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी कहा जाता है, उसके बाद में घरों में पाइप नेचुरल गैस के लिए रीगैसिफिकेशन सेंटर में गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वह बल्क रिक्वायरमेंट होती है, सिलेंडरों में भेज दिया जाता है। आज फिर एनर्जी के एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो का टाइटल है वेल्थ फ्रॉम वेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। एक सुनहरे भविष्य के लिए व्यर्थ से पूंजी, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, गोबर गैस, बायोगैस, सीबीजी, बीसीएनजी, ये सब क्या है, इसका हम ग्लोबल और डोमेस्टिक सीनेरियो देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आज आपसे कह दूं, आज का ये वीडियो, अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई डिड वर्क a lot to find out the data, factual position. I hope if you will bear me till last, it's not so long, you will gain something. Friends, what is the global and domestic scenario of that wealth from waste that is nothing but biogas? At present, the world market of biogas is $33 billion. And after 5 years, till 2030, $106.7 billion, a large increase, more than 3 times. And I will not be surprised that if the increase is 4 times or 5 times. The first question, why CBG? Friends, let me clear. Okay, I will come back to this. गोबर गैस कम से कम पिछले 30 या 40 हमारे देश में गोबर गैस प्लांट तेजी से बढ़े हैं। मैं समझता हूं एग्जैक्ट ईयर सामने आएगा, पिछले 30 वर्षों में यदि मैं इस समय गोबर गैस प्लांट्स का नंबर बोलूं, लगभग 43 लाख गोबर गैस के प्लांट गांव में लगे हुए हैं, जो गोबर से सीधा ईंधन का निर्माण करते हैं। वहां कोई सेपरेशन मेथड नहीं है। वो जो गोबर गैस बनती है, गोबर गैस का मतलब उसमें मीथेन 50 या 60% और काफी बड़ा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का है, और पानी वेपर से वाटर वेपर हाइड्रोजन सल्फाइड है। उसको ही घर में कुकिंग के लिए या प्रकाश के लिए पिछले 30 या 40 वर्षों से काफी सघन रूप से उपयोग हो रहा है। तो गोबर गैस के जो मैं नंबर ऑफ प्लांट्स खोज सका हूं, भारत में 5,60,000 गांव हैं, और मैं समझता हूं प्लांट्स का नंबर लगभग 43 लाख या 45 लाख कह दूं। 5 या 6 परिवारों के बीच में एक प्लांट है। कितनी वो आवश्यकता की पूर्ति करता है? ज्यादा से ज्यादा वहां कुकिंग और लाइट की आपूर्ति हो सकती है, या वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाती। इसीलिए बायोगैस भी कोई एक नई चीज नहीं है। काफी लंबे समय से बायोगैस का निर्माण विश्व और भारत में हो रहा है। सीपीजी, इसी को हम बायोगैस क्या है? अगेन मीथेन एंड CO2। यदि वो मीथेन और CO2 का मिक्सचर रहेगा, हम उसको बायोगैस कहेंगे या गोबर गैस कहेंगे। लेकिन सीबीजी का मतलब है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, जो सीएनजी या पीएनजी या यदि लिक्विफाइड फॉर्म में हो, एलएनजी के फॉर्म में आ जाती है।
BCNG का मतलब है बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो करेक्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस। अब क्वेश्चन उठता है, क्यों बायोगैस, वाई CBG? हम जितनी गंदगी इस वातावरण में या वातावरण को प्रदूषित करते हैं अपने दैनिक क्रियाकलापों से, या एनिमल्स अपने दैनिक क्रियाकलापों से जितनी अपशिष्ट सामग्री शरीर से एक्सक्रीट करते हैं, या दूसरा जो कचरा होता है, यदि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे डिग्रेडेबल होकर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। और मैंने उस दिन भी कहा था, मीथेन कुकिंग गैस जो LPG है उससे मैं कह सकता हूं प्रदूषण बहुत कम करता है, लेकिन जीरो प्रदूषण वो भी नहीं करता। वो भी वातावरण को प्रदूषित करती है, मीथेन भी प्रदूषित करती है। यदि इसी प्रकार हम वेस्ट को छोड़ें, एक अल्टरनेट ये है, या उससे जिसका कोई मूल्य नहीं है और जो एक तरह से डंप हो रहा है, यदि हम उसका रचनात्मक उपयोग कर लें तो वही बायोगैस के रूप में हमारे सामने आता है। आई वुड लाइक टू रीड वाई CBG methane, instead of being released into the atmosphere, is used as energy, reducing greenhouse gases emission. जब मैं अपशिष्ट होगा, जो कुछ वेस्ट होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, दो गैसें बनेंगी, मीथेन CH4 और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों ही गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाकर वातावरण को प्रदूषित करके ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। इसलिए यदि हम इन चीजों का सफलतापूर्वक एनर्जी में इनको कन्वर्ट करके उपयोग कर सकते हैं तो वो मानव जाति के लिए एक बहुत हितकर कदम होगा। अब बायोगैस में कौन कौन सी सामग्री यूज की जाती है? सबसे पहले कैटल डंग, पशुओं का गोबर आता है। ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है? किचन से जो कुछ आपका वेस्ट निकलता है, चाहे वो फलों या सब्जियों के कोई वेस्ट है, या मैंने फूड वेस्ट लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा है MSW एंड MLW। नाउअडेज दीज आर वेरी कॉमन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड म्यूनिसिपल लिक्विड वेस्ट। आप जानते हैं आजकल जहां कहीं आप जाएंगे, दोनों कंटेनर ड्राई और वेट वेस्ट का अलग होता है। यही कारण है क्योंकि दोनों से जो वेस्ट से, वेट से भी और जो ड्राई वेस्टेज है, दोनों से बायोगैस का प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो सेपरेट होने जरूरी हैं। लास्ट में है सीवेज स्लज, जो कुछ हम पानी यूज करते हैं कुकिंग के लिए, किचन में नहाते हैं, वॉट एवर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इज देयर, यदि उस पानी को हम बायोगैस में कन्वर्ट कर लें तो शायद हम प्रदूषण को ही कम नहीं करेंगे, एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब मैं एक बात बता दूं, मैंने आपसे बात कर दी ऑर्गेनिक मैटर की, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। प्लास्टिक इज नेवर इको फ्रेंडली, नो हेजिटेशन टू से, एंड नेवर एडवाइजेबल, वी शुड नॉट यूज, बट इफ वाइटल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आजकल लोग शावर लेते हैं, इफ समबडी यूज बकेट, पुराने जमाने में आयरन की, स्टील की, इवन ब्रास की, आई एम नॉट सॉरी ब्रास, यस ब्रास की बकेट्स होती थी। आजकल कोई इसका यूज नहीं करता, जो यूज करता है प्लास्टिक का करता है। इस प्रकार के प्लास्टिक को जिसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, या हम वाटर बोटल्स का यूज कर रहे हैं, आखिर इस वेस्ट का क्या होगा, यह बताना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। यदि कोई प्लास्टिक वेस्ट होता है, चाहे आपके बकेट का हो या वाटर बोतल का हो, वो प्लास्टिक सिंथेटिक गैस का निर्माण करता है। उसके लिए पायरोलिसिस करना पड़ता है, और पायरोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में 450 टू 460 डिग्री तक उस प्लास्टिक को गर्म किया जाता है, जिससे सिंथेटिक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनती है। देन उससे नेचुरल गैस लाइक CNG का निर्माण होता है। वेरी कॉस्टली अफेयर, दैट्स व्हाई आई डिड से प्लास्टिक इज नेवर एडवाइजेबल, बट इफ प्लास्टिक इज मस्ट, even that can be turned out into natural gas like CNG. Particularly देहरादून में GAIL, Gas Authority of India Limited, and Council of Scientific and Industrial Research, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, दोनों ने मिलकर प्लास्टिक टू फ्यूल पायलट प्लांट्स का शुरुआत किया है।
तो मैं ये कह दूं, यदि प्लास्टिक होना नहीं चाहिए हमारे जीवन में, यदि कहीं अति आवश्यक है, इसीलिए मैंने शब्द यूज किया इफ वाइटल, देन देयर आर सम पायलट प्लांट्स ऑल्सो विच कन्वर्ट प्लास्टिक टू natural gas like substance CNG, and that initiation was taken in Dehradun. Friends, in 2018 our government had started two important schemes. One is Gobar Dhan and दूसरा Satat. Satat is acronym. The full form of Satat is Sustainable Development Towards Affordable ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन। 2018 में ये गवर्नमेंट ने दो पॉलिसीज का निर्माण किया है, गोवर्धन और सतत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन। बहुत तेजी से इस गति में बायोगैस का काम चल रहा है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था आपसे, एक बार फिर बताना चाहूंगा, जो ट्रेडिशनल गोबर गैस है, जो गांव में डोमेस्टिक प्लांट में कहूंगा 3 या 4 घरों ने जोड़कर एक प्लांट केवल कुकिंग के लिए या लाइटिंग के लिए लगाया हुआ है, वो गोबर गैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। मीथेन 50 to 60% है, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40% है, वाटर वेपर से बहुत अधिक होगा, 10% तक हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, थोड़े अमाउंट में नाइट्रोजन हो सकती है। सेम बायोगैस एंड गोबर गैस, क्या डिफरेंस है बायोगैस और गोबर गैस में? गोबर गैस केवल गोबर के द्वारा ही बनेगी, जो गोबर के द्वारा बनती है और ट्रेडिशनली पिछले 30-40 सालों से हमारे देश के गांव में बन रही है, डोमेस्टिक प्लांट में बन रही है, वो गोबर गैस है। बायोगैस एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बायोगैस के अंतर्गत ही गोबर गैस आएगी। गोबर गैस के अंतर्गत बायोगैस नहीं आ सकती, लेकिन बायोगैस के अंतर्गत गोबर गैस आएगी। इसके अलावा दूसरे अनेक ऑर्गेनिक वेस्ट, एग्रीकल्चर रेजिड्यू जो किसी काम के नहीं हैं, उनका उपयोग करके जब एनर्जी का निर्माण किया जाता है तब उसको बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस में भी ऑब्वियसली मीथेन वही 50 to 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, रिमेनिंग वाटर वेपर्स, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। यदि वो बायोगैस इसी फॉर्म में रहेगी तो केवल उसमें मीथेन का 50% ही होगा, मैं ये आपसे कह रहा हूं। रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी जो यूजलेस रहेगी, और वाटर वेपर उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को कम करेंगे। इसीलिए जो सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है, बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस में डिफरेंस समझ लीजिए। यदि बायोगैस का निर्माण चाहे गोबर से, डंग से हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर से हुआ है, सॉलिड लिक्विड वेस्टेज से हुआ है, वो जो गैस बनी है वो बायोगैस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिक्सचर, वाटर वेपर्स, लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नाइट्रोजन। लेकिन जब उसमें से बायोगैस में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, H2S को एलिमिनेट करके प्योर फॉर्म में 90 to 98% में लाया जाता है, तब वो जो मीथेन बनती है उसको सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस कहते हैं। और ये सीबीजी वही है जो सीएनजी में होती है, ये सीबीजी वही है मीथेन जो पीएनजी पाइप नेचुरल गैस में होती है, या सीबीजी या सीएनजी को हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं गोबर गैस, बायोगैस, सीबीजी में अंतर बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। नाउ फ्रेंड्स, CO2 rich system or biogas residue. This is also very important, I am telling you. Please listen carefully. ये शायद पॉइंट कई लोगों को मालूम नहीं होगा। हमने बायोगैस बना ली, डंग में से बनाई है और अदर ऑर्गेनिक या अदर वेस्टेज में से बनाई है। मैंने आपसे कहा था 50 to 60% मीथेन है जो हमारे फ्यूल के काम आएगा, 40% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब उस 40% कार्बन डाइऑक्साइड जो बचती है, मीथेन को आइसोलेट करने के बाद उसको CO2 रिच सिस्टम या बायोगैस रेजिड्यू कहा जाता है। प्लीज स्टूडेंट्स और जीके में इस चीज का ध्यान रखा जाए। व्हाट इज बायोगैस रेजिड्यू, व्हाट इज CO2 रिच सिस्टम? जब आपने बायोगैस में से कंप्रेस्ड बायोगैस बना ली, जो रेजिड्यू बचा उसे ही बायोगैस रेजिड्यू या CO2 रिच सिस्टम कहा जाता है। और दिस इज अ वंडरफुल
फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चर। तो इस CO2 सिस्टम या बायोगैस रेजिड्यू का भी हम यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर में, या चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन कैप्चरिंग और उसके बाद स्टोरेज करके इंडस्ट्रियल यूज में लिया जा सकता है। जैसे यदि हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो सिंथेटिक मीथेन या मीथेनॉल बन सकता है। तो याद रखिएगा, CO2 सिस्टम और बायोगैस रेजिड्यू, जब आपने बायोगैस में से कंप्रेस्ड बायोगैस निकाल ली, जो अवशेष बचा उसको CO2 सिस्टम या बायोगैस रेजिड्यू कहेंगे। वो भी इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजेशन के काम आता है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा ऐतिहासिक जानकारी लें। फर्स्ट गोबर गैस प्लांट 1939 में मैसूर में लगा था। जो मैंने आपसे कहा, इस समय भारत में लगभग 43 के लगभग होंगे, या मैंने 50 लाख लिखा है, संख्या बढ़ के 50 लाख होगी। कितने ऑपरेशनल हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 50 लाख से 45 से 50 लाख के बीच में गोबर गैस प्लांट्स, डोमेस्टिक प्लांट हमारे देश के विलेजेस में 5,60,000 गांव में लगे हुए हैं। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिए, यहां मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। हमारे देश में पशुधन पूरे विश्व में सर्वाधिक है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें कैटल्स का नंबर, काउज और बफेलोस का नंबर इंडिया से ज्यादा हो। 19 करोड़ हमारे देश में काउस हैं, गाय हैं, 11 करोड़ बफेलोस हैं। इन दोनों को मिला दे तो 30 करोड़ हो जाता है। और टोटल कैटल, शिप्स, गॉड्स, मैं समझता हूं काफी कम इनका नंबर होगा, बट दैट इज अराउंड 31 करोड़। तो याद रख लीजिए, इतना बड़ा पशुधन हमारे पास है। अब जरा थोड़ा जटिल नहीं है, आंकड़ों पर दृष्टिपात करें। ये जो हमारे 31 कैटल हैं, रोज का कितना एक्सक्रीट निकालते हैं, कितना डग निकालते हैं, ये मैंने लिखा है 3.24 टू 4.86 मिलियन मैट्रिक टन पर डे हो सकता है। यानी हमारे 31 करोड़ 31 करोड़ कैटल डेली 3.24 टू 4.86 मिलियन मैट्रिक टन डे डंग एक्सक्रीट करते हैं। ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि डिपेंड करता है, हर किसी के डंग में पानी का सेम अमाउंट ही रहेगा, पानी का अमाउंट वेरी करेगा। अब मैं इसी डेटा को यदि एनुअली कन्वर्ट कर दूं तो 1.18 टू 1.78 बिलियन टन पर ईयर हमारे यहां कैटल्स का डंग निकलता है। अब यदि मैं एनर्जी प्रोडक्शन की बात करूं, छोटी कली में आपसे कह रहा हूं, जो मैंने ऊपर डेटा दिए हैं डंग के, उसके हिसाब से छोटी कली 204.5 टू 306.8 टेरावाट आवर, यूनिट ऑफ पावर, टेरावाट आवर पावर का जनरेशन हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली इसका मैं 10 टाइम्स रिड्यूस कर दूं तो अभी 20.45 से लेकर 30.68 टेरा वॉट आवर पावर जनरेशन हम अपने देश के 31 करोड़ कैटल्स के एक्सक्रीशन या डंग से कर सकते हैं। इंडिया में टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 24 में 1622 टेरा वॉट आवर था। अब एक चीज मैं आपको कह दूं, आप लोग सोच रहे होंगे 1622 के सामने मैं प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल पे आऊं 20.45 टेरावाट है। आप लोग सोचेंगे इतना कम अमाउंट, आई थिंक लेस देन 1%, व्हाई वी शुड वरी। कहीं ना कहीं शायद हमारी टेक्नोलॉजी में कमी है। अगली स्लाइड इस बात को प्रूव करेगी कि हम टेक्नोलॉजी में कितने पीछे चल रहे हैं। जर्मनी पूरे विश्व में ऐसा देश है, जर्मनी पूरे विश्व का ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है। फ्रेंड्स, 87 टेरावाट आवर पावर सीबीजी से वो जनरेट कर रहे हैं जर्मनी वाले। अब जरा वहां कैटल्स का नंबर देखिए। हमारे यहां कैटल्स का नंबर 31 करोड़, जर्मनी में कैटल्स का नंबर 42,42.5, मैं 43 लाख बोल देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जर्मनी में 43 लाख कैटल्स हैं, हमारे यहां 31 करोड़ हैं। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर वेस्ट सीबीजी बनाने के काम में आता है। यदि मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करूं फ्रेंड्स, जो जर्मनी का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा वो मेरे ख्याल से, आई थिंक आई एम मिसिंग द डेटा बट आई एम श्योर दैट शुड बी अराउंड 45
MMT, million metric ton. Or if I see the agriculture production of India, that is 553.7 billion metric ton. Yani, sorry, that is there. I am extremely sorry. Agriculture production of Germany is 42.5 million metric ton, but that is producing 87 terawatt hour. CPG, 6% of total biogas of the world. We are having 30 करोड़, 30 प्लस 1 कर दिए 31 करोड़, और बफेलो आके से 30 करोड़. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मेनी फोल्ड, आई थिंक मोर देन 15 टाइम्स, अराउंड 15 टाइम्स, 553.7 million. But what we produce 2024 biogas with 0.43 terawatt hour means less than 200 times. हमारे यहां 31 करोड़ कैटल्स हैं, जर्मनी के पास केवल 42.5 कैटल्स हैं. उनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 42.5 मिलियन मैट्रिक टन है, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 553.7 है. क्यों फिर हम इतना कम बायोगैस बना पा रहे हैं? एक तो जर्मनी ने पहला बायोगैस प्लांट 1980 में लगा लिया था, शायद हो सकता है आ गया है, आई डोंट रिमेंबर, बट आई रिमेंबर द फर्स्ट बायोगैस प्लांट इन जर्मनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1980. अब हमारे देश की दूरदर्शिता देखिए, जितना अपशिष्ट, जितना डंग हमारे कंट्री में अवेलेबल है, जितना एनिमल धन, मैं कह दूं धन ही कहना चाहिए, एनिमल वेल्थ इंडिया में है, विश्व के दूसरे किसी भी देश में नहीं है. जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मैं मानता हूं हो सकता है चाइना हमसे आगे हो, राइस में हम आगे, लेकिन हमारा इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यह है कि हमारे यहां एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत निकलेगा. उल्टा हो गया, जर्मनी को प्रोड्यूस करनी चाहिए थी 0.43 टेरावाट आवर, हमको करनी चाहिए थी 87. पिक्चर उल्टी है, और यही इसीलिए मैंने कहा था टेक्नोलॉजी में हम अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं. मैं आशा करता हूं जो दो स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोवर्धन और सतत निकाली हैं, उससे शायद इन दोनों में योजनाओं से बायोगैस के प्रोडक्शन में तीव्रता है, ऐसी मैं आशा करता हूं. ये प्लांट्स हैं जो इस समय ऑपरेशनल हैं. संगरूर पंजाब जिले का एक महत्वपूर्ण जिला, पंजाब का एक महत्वपूर्ण जिला, चंडीगढ़ से मैं समझता हूं लगभग 70 या 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर, वहां एशिया का सबसे बड़ा प्लांट 2022 में लगा था. 33.23 टन पर डे वेस्ट लेकर 33.23 टन पर डे वेस्ट लेकर 200 मेगावाट आवर पर डे पावर जनरेट करता है. इंदौर का दूसरा प्लांट है 33 टीडीपी टन, 33 टन पर डे. जो ये इंदौर वाला प्लांट है, ये लगभग पूरी तरह से म्यूनिसिपल वेस्ट पर निर्भर करता है, यानी म्यूनिसिपलिटी जितना वेस्ट कलेक्ट करती है उससे वहां पे इस गैस का निर्माण होता है, और वो जो गैस बनती है 33 टीडीपी टन पर डे से, दैट इज 270 मिली आवर पर डे. फ्रेंड्स, शायद मैं बहुत सोच रहा था, यही कारण है कि हर बार पिछले 8 सालों से इंदौर ही सबसे क्लीन स्वच्छ शहर आता है, क्योंकि वहां जितनी गंदगी होती है वो बायोगैस में कन्वर्ट होकर हमें आराम प्रदान करती है. नांगली डेयरी दिल्ली 5.6 टन पर डे टीपीडी 25.48 मिलियन वॉट आवर पर डे पावर. केथल हरियाणा 10 टीपीडी टन पर डे 45.50 मिलियन वॉट आवर पर डे. गुरुग्राम 150 टीपीडी 1000 मिलियन वॉट आवर पर डे. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल. मैं यदि आपसे कहूं लगभग 117 इस समय ऑपरेशनल प्लांट हैं और 73 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं. लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए जर्मनी में कितने प्लांट हैं, 10,000 प्लांट्स हैं जो बायोगैस का निर्माण कर रहे हैं. हमारे देश की इकोनॉमी को देखते हुए मैं यही कहूंगा, हमें वेस्ट से ही, केवल वेस्ट से ही बायोगैस या कंप्रेस्ड बायोगैस का निर्माण करना चाहिए. लेकिन जर्मनी में कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है एंटायरली कॉर्न हो या दूसरे हो,
इसीलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि फ्रेश क्रॉप से भी वो बायोगैस का निर्माण कर सके। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम लोग रोज कितना एक्सक्रीट करते हैं। उसे मैं स्टूल कहूं, यदि मेडिकल की भाषा में STOOL स्टूल कहूं, या इंग्लिश में पोटी कहा जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में इस समय केवल गाय या भैंस के गोबर से नहीं, आदमी के मल से भी बायोगैस का निर्माण हो रहा है। और जो गोवर्धन स्कीम है वो आदमी के मल से बायोगैस के निर्माण को ही ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। अगेन दीज आर टू स्कीम, गोवर्धन सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट 2018। फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में कम से कम इस प्रकार के वीडियो में 13-14 घंटे पढ़ना पड़ता है। कृपया आप ये 15 या 20 मिनट का वीडियो सुनकर अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएं। परमात्मा ने हमें इसीलिए बनाया है और शिक्षक का कार्य यह है, जब तक अंतिम सांस रहे तब तक ज्ञान का सृजन करता रहे, ज्ञान को एकत्र करता रहे, अपने मस्तिष्क में लेके नहीं बैठ के जितना हो सके ज्ञान का विस्तार करे। यदि वो ज्ञान का विस्तार नहीं करेगा, कहा जाता है लक्ष्मी की चोरी होती है, सरस्वती की नहीं होती। यदि एक शिक्षक अपने मस्तिष्क में समूचे ज्ञान को लेकर बैठ जाएगा तो फिर शायद सरस्वती की भी चोरी हो जाएगी। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि ये वाक्य मैंने क्यों कहा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के प्रयास किए। नमस्कार।